साथ साथ में हम +1 क्लास की भी कुछ यूनिट्स को पैरेलल लेके चलेंगे और साथ साथ में उनके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी सॉल्व होंगे। तो आज की जो हमारी यूनिट होगी वो हमारी होगी यूनिट सेकंड। +2 क्लास में यूनिट सेकंड है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बिफोर वी गोइंग इन दिस चैप्टर, हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर की चार्ज है वो रेस्ट में होते हैं, तो उस पर हम फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल ये सब कैलकुलेट करते हैं। अब चार्ज आ जाएगा मोशन में, और जब चार्ज मोशन में होगा तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा। अगर किसी बॉडी के अंदर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें करंट की वैल्यू देगा। तो सबसे पहला टॉपिक ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है भाई। अब किसी भी बॉडी में जब चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज को फ्लो करने के लिए कुछ कैरियर्स की जरूरत पड़ती है, और हमारे पास सॉलिड जो बॉडी होती हैं, लिक्विड जो बॉडी होती हैं, या गैस में होती हैं, क्योंकि मैटर सॉलिड लिक्विड गैस से मिलकर बना हुआ है, तो उसके अंदर हमारे पास जो चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज को ले जाने के लिए चार्ज कैरियर की जरूरत पड़ेगी। तो जो चार्ज कैरियर होंगे वो हमारे पास कंडक्टर्स में, या जिसे हम सॉलिड भी बोल देते हैं, ठीक है ना, सॉलिड में भी हो जाएगा। सॉलिड के बाद लिक्विड, गैसेस और सेमीकंडक्टर। तो ये हमारे पास बॉडीज हैं जिनके अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो चार्ज को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, क्योंकि इन सभी में करंट फ्लो हो जाता है। कंडक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो इसमें चार्ज्ड आयंस होती हैं बेटा। क्या होती हैं? चार्ज्ड आयंस। चार्ज कैरियर लिक्विड के अंदर होते हैं चार्ज्ड आयन। जैसे NaCl को हम वाटर में डिसॉल्व कर लें तो ऑब्वियस सी बात है, जो NaCl है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो जाती है। जब हम गैस की बात करते हैं तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो गैस के अंदर चार्ज को कैरी करती हैं। सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं, होल को हम पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं, और एक होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होते हैं। होल होते हैं पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज। ये बात ध्यान आपको रखनी है, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन्स। इनके अलावा सेमी इंसुलेटर्स भी होते हैं, और जो इंसुलेटर होते हैं उनके अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता, नो चार्ज कैरियर, नो चार्ज कैरियर, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, तो इसलिए ये चार्ज को कैरी नहीं करते, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है ना। तो और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना वो दरअसल कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं। मतलब ये सेमीकंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कंडक्टर और इंसुलेटर की, जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी है ना, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। जब हम कंडक्टर और इंसुलेटर की ये दरअसल क्या होता है, सेमीकंडक्टर जब 0 केल्विन टेम्परेचर पर हम बात करें, मतलब लो टेम्परेचर पर, तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, और जब हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बात थी चार्ज कैरियर पे। तो जो किसी भी बॉडी में जो चार्ज है जब वो फ्लो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हमें वो इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। सपोज मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर लिया, ये मेरे पास कोई एरिया है इसका A, और इसमें से कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, ये चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने टाइम के अंदर फ्लो कर रहा है, स्मॉल dt टाइम के अंदर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई चार्ज है वो स्मॉल चार्ज फ्लो करेगा, तो हमें करंट मिलेगा। अब जो करंट होता है ना वो हमारे पास होता है 2 टाइप का। करंट कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप का। एक होता है एवरेज करंट,
एक होता है एवरेज करंट, और एक होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट। एक इंस्टेंटेनियस करंट होता है, एक एवरेज करंट और एक इंस्टेंटेनियस करंट। तो जो एवरेज करंट है वो क्या कहलाता है कि जितना चार्ज फ्लो होगा, अब इस बॉडी के अंदर से जब ये चार्ज dq फ्लो होगा और टाइम इंटरवल dt के अंदर, तो हमारे पास करंट मिलेगा और वो करंट होगा एवरेज करंट। एवरेज करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा q अपॉन में डेल्टा t, क्योंकि हमने यही कहा है कि कोई चार्ज है वो फ्लो कर रहा है इन इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हमें करंट देगा। करंट कौन सा मिलेगा? वो एवरेज। एवरेज करंट की हम बात करें, अब ये जो करंट है इससे हम इसकी यूनिट भी बता सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? इसकी चार्ज को हम कूलाम में मेजर करते हैं, ये सेकंड में, तो और इसको हम एम्पियर भी लिखते हैं। कूलाम पर सेकंड और एम्पियर दोनों ही इसकी यूनिट है, वो एसआई में होगी। और सीजीएस में इसकी जो यूनिट होती है वो बायोट होती है। बायोट बोल दो या जिसे स्टेट एम्पियर भी बोल देते हैं, एक ही बात है उसका मतलब। स्टेट एम्पियर या बायोट, ये दोनों ही होती हैं सीजीएस के अंदर। और हमें पता है कि जो 1 एम्पियर है ना वो 1/10 ऑफ बायोट के बराबर होता है, ये इसमें रिलेशन है। ठीक है बेटा, तो हम बात कर रहे हैं एवरेज करंट की और इंस्टेंटेनियस करंट की। तो ये इस बॉडी के अंदर से चार्ज फ्लो हुआ और हमें ये मिला भाई, ठीक है ना, एवरेज करंट मिल गया। अब मान लो कि अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, इफ डेल्टा टी इज अप्रोच टू जीरो, मतलब बहुत स्मॉल है, ठीक है ना, वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइट स्मॉल हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर लिमिट लग जाएगी। तो जो हमें पता है कि जो लिमिटिंग वैल्यू होती है एवरेज, किसी भी क्वांटिटी की जो एवरेज वैल्यू है उसका ऊपर अगर हम लिमिट लगा रहे हैं तो हमें उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। जैसे अगर ये डेल्टा टी टाइम बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए, इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए, तो टाइम है वो जीरो को अप्रोच करेगा, तो इस पर हम लिमिट लगाएंगे। दैट मीन्स डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, इस पर टाइम की अप्रोच लगी, डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास आई इंस्टेंट। क्या बन जाएगा? आई इंस्टेंट, बिकॉज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज करंट गिव द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और ये हमें किसके बराबर मिलेगी बेटा? डी क्यू अपॉन में डी टी। तो जो हमारे पास करंट बना, इंस्टेंटेनियस करंट बना, वो किसके बराबर बना? डी क्यू अपॉन में डी टी। इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, क्योंकि यहाँ साफ साफ पता लग रहा है कि जो डी क्यू अपॉन डी टी है, इसका मतलब चार्ज है ना वो टाइम का एक फंक्शन है। चार्ज है वो टाइम का क्या है बेटा? फंक्शन। टाइम जैसे जैसे वेरी करेगा चार्ज का फ्लो उसमें से पास होता जाएगा और हमें करंट की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास कोई चार्ज है, मैं लेट कर लूँ कि एक बॉडी में से कोई चार्ज पास हो रहा है, दैट विल बी 2t² + 5t + 3, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। हमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है जब टाइम की वैल्यू कितनी हो बेटा? 2 सेकंड हो, तो हम करंट निकाल लेंगे। इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या होती है? डी क्यू अपॉन डी टी। बेसिकली हमें डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो d/dt किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास? 2t² + 5t + 3 का डिफरेंशिएशन कर दो, कितना आ गया? 4t + 5, और ये आगे वैल्यू करंट की। लेकिन मुझे जो करंट चाहिए वो कितने टाइम तक चाहिए? 2 सेकंड पे। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 4 × 2 + 5, ये कितना आ गया बेटा? 8 + 5, दैट इज इक्वल टू 13 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होगा अगर चार्ज की वैल्यू ये है। और हमारे पास, क्योंकि यहाँ ये जो एक फंक्शन लिखा है इसमें चार्ज है वो टाइम का एक फंक्शन है, चार्ज है वो टाइम का फंक्शन है और हमें करंट निकालना है, तो वैल्यू हमारे पास ये आएगी। अब ये तो एक छोटा सा ही सवाल था जिसके अंदर हमने करंट और इसकी वैल्यू देखी। इसके जो पीडीएफ वगैरह हैं या जो नोट्स हैं वो आप चाहो तो इसके बना सकते हो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से फ्लो होता है, लेकिन इसमें कुछ केसेस भी हैं। जैसे कुछ केस है हमारे पास, एक ग्राफ के थ्रू भी इसको समझा जा सकता है। मान लो कि हमारे पास करंट और टाइम का एक ग्राफ है। किसका ग्राफ है बेटा? करंट और टाइम का ग्राफ है, और ये ग्राफ कुछ हमारे पास इस तरह से। तो हमें पता है कि जो करंट टाइम का ग्राफ है, और वो ग्राफ है वो कैसा है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। कैसा ग्राफ है?
नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। ये टाइम के साथ ये करंट इस तरह से वेरी कर रहा है। सपोज ये दिस बिकम्स टाइम t1 और दिस बिकम्स टाइम t2, क्योंकि जो I की वैल्यू है वो हमारे पास है dq अपॉन में dt। सो dq इज इक्वल टू I इंटू में dt। इफ वी टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, इफ वी टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, सपोज शुरुआत में टाइम t1 था तो करंट चार्ज की वैल्यू 0 थी, जब टाइम t2 हुआ तो चार्ज हमारे पास टोटल q हो गया, तो dq का इंटीग्रेशन q होगा, इस पर लिमिट पुट करेंगे 0 से q, तो वही आएगा, q की वैल्यू आएगी, q ही आएगा इस पे। और जब इस पे हम लिखेंगे तो ये आएगा I इंटू में dt, दैट विल बी t1 टू t2। तो हमें जो इंस्टेंटेनियस करंट से जो हमें चार्ज मिलेगा वो हमारे पास चार्ज इस तरह से मिलेगा। ग्राफ की जब हम बात करते हैं, सोचो मेरे पास मैंने लेट किया है कि कोई मेरे पास एक ग्राफ है, आई टी के बीच में एक नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, और हमें पता है कि एरिया अंडर द ग्राफ हमें वैल्यू देगा। वो वैल्यू क्या आएगी हम देखें जरा, क्योंकि ग्राफ है करंट और टाइम के बीच में। तो मैंने इसमें एक छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर कर ली, हियर इट इज स्ट्रिप, ये एक छोटी सी स्ट्रिप मैंने कंसिडर कर ली है, और इस स्ट्रिप का जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है वो वैल्यू कितनी है, उसकी थिकनेस हम कंसिडर कर रहे हैं, वो है dt, और करंट की वैल्यू है I। तो एरिया अंडर द स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप अगर मैं निकालूं तो वो होगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ है हमारे पास I और ब्रेड्थ है dt, तो I इंटू dt ये हमें देगा भाई छोटा सा इस स्ट्रिप का एरिया। और अगर टोटल एरिया की हम बात करें तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया A होगा हमारे पास I इंटू में dt का इंटीग्रेशन। और ये जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। टाइम वेरी कर रहा है t1 टू t2, तो टाइम t1 से t2 आ गया। तो ये जो वैल्यू है एरिया अंडर द ग्राफ या टोटल एरिया हम कहें, तो एरिया अंडर ग्राफ है वो किसके बराबर आएगा, A इज इक्वल टू, वो आएगा, ये वैल्यू किसके बराबर है, चार्ज की। तो टोटल चार्ज हमें ये देगा, किसकी वैल्यू देगा, टोटल चार्ज की वैल्यू, ठीक है ना। इसमें एक छोटी सी चीज और आ सकती है, अगर मैं इसमें करंट की वैल्यू, एवरेज करंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो I एवरेज किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन में टाइम इंटरवल। अगर टाइम इंटरवल मान लो मेरे पास t1 से t2 है तो टोटल चार्ज तो मैंने लिखा ही है, एवरेज करंट के लिए टोटल चार्ज तो मैंने लिखा है, और टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ है, t1 से t2। तो टाइम इंटरवल की वैल्यू जो बनेगी मेरे पास वो आएगी किसके बराबर बेटा, टोटल चार्ज किसके कितना निकाला है तुमने, ये आया है हमारे पास I एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू में dt, लिमिट है t1 से t2 और डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो ये हो जाएगा t1 बाय c1 माइनस t2। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास इसमें एवरेज करंट की, ठीक है। ये ग्राफ के रिस्पेक्ट में, अगर IT के बीच में ग्राफ दिया गया है तो हम सीधा सीधा इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यही ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म की जगह मान लो एक यूनिफॉर्म ग्राफ आ जाए, जैसे हमारे पास कोई सिंपल सा एक क्वेश्चन हम दे दें एग्जाम्पल के तौर पर, देखो जैसे एक छोटा सा सवाल इसमें कई बार आ जाता है, जैसे ये ग्राफ है I और T के बीच में, है ना। यहाँ वैल्यू मान लो करंट है एम्पियर में, टाइम है सेकंड में, और यहाँ है चार वैल्यू, ये है 0, और हमें पता करना है कि भाई बताओ इसमें चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तो IT का जो ग्राफ है, अभी हम पढ़ के आए कि IT का ग्राफ जो हमें देगा वो चार्ज देगा, और चार्ज जब निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर मुझे इसमें टोटल चार्ज फाइंड करना है टोटल चार्ज, तो हमें बेसिकली इसका एरिया फाइंड करना होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। जो एरिया अंडर ग्राफ हम फाइंड करेंगे वो होगा ट्रायंगल का एरिया, दैट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारे पास 4, और हाइट कितनी है बेटा 10 की पावर 4। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 10 की पावर 4, या दैट इज इक्वल टू 0.3 किलो, और ये देगा हमें चार्ज, तो किलो कूलाम आ जाएगा, या इसको कूलाम भी लिख सकते हो, 2 इंटू 10 की पावर 0.2 किलो कूलाम। ऐसे भी लिख लो, ऐसे भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी। नहीं सॉरी, पावर 4 है ना, तो 20 किलो कूलाम हम इसको लिख सकते हैं, ये वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है भाई। तो ऐसा एक सवाल और भी है हमारे पास, देखो और क्या बन सकता है बेटा इसमें, और एक सवाल ये भी बनता है कि अगर
यही क्वेश्चन है सपोज, और मैंने, ये बहुत अच्छा सवाल है वैसे, ठीक है ना। जैसे मान लो ऐसा ही क्वेश्चन और आता है, जैसे मान लो कि ये है 0 और ये है टाइम, दैट विल बी टी नॉट, यहाँ करंट की वैल्यू है आई नॉट, ये करंट है, ये करंट है, और करंट की वैल्यू इस तरह से है। तो हमें इसमें 2-3 चीजें फाइंड करनी है। एक तो हमें इसमें करंट की वैल्यू बताओ, या चार्ज बताओ, चार्ज कितना होगा। दूसरा इसमें करंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी, करंट, हमें करंट फाइंड करना है, करंट की वैल्यू, एक्सप्रेशन, करंट का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। और तीसरा हमें निकालना है इसमें हीट, हीट डिसिपेटेड, हीट डिसिपेटेड कितनी है, ये हीट डिसिपेशन निकालनी है मुझे। अगर इस, ये किसी कंडक्टर के लिए लिखा गया है, सपोज ये ग्राफ जो आईटी ग्राफ है वो किसी कंडक्टर के लिए लिखा गया है, और उसमें मुझे चार्ज, करंट का एक्सप्रेशन और हीट डिसिपेशन ये सब कैलकुलेट करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम चार्ज निकालेंगे। तो मुझे पता है कि ये ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, तो मुझे पता है भाई इसका एरिया क्या है, क्योंकि अगर मुझे चार्ज फाइंड करना है तो अभी अपने पीछे करके आएंगे, तो जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। और एरिया अंडर ग्राफ हम निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बेटा टी नॉट, और करंट की वैल्यू हाइट है आई नॉट, दैट विल बी हाफ ऑफ आई नॉट इंटू में टी नॉट। ये आ गया इसका चार्ज, ये क्या आ गया इसका चार्ज। दूसरा अगर मैं इसमें निकालूं करंट का एक्सप्रेशन, तो अब करंट का एक्सप्रेशन हम कैसे निकालेंगे, देखो ये करंट की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, ये तो पीक करंट है जब टाइम की वैल्यू 0 थी। तो ये ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, तो हमें पता है कि ये एंगल है ना वो क्या है बेटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूज है, स्लोप डिक्रीजिंग है। और स्लोप का मतलब यहाँ पर होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c, तो इसमें जो m है वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और स्लोप डिक्रीजिंग है तो माइनस ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट, माइनस ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट, ये इसका स्लोप होगा। स्लोप का मतलब टेन थीटा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है भाई। तो और हमारे पास अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूं इस इक्वेशन के लिए, तो y का मतलब है y एक्सिस के अलोंग कौन है, करंट, m की वैल्यू होगी माइनस आई नॉट अपॉन में टी नॉट, x एक्सिस के अलोंग है टाइम, और इंटरसेप्ट है बेटा मेरे पास आई नॉट, ठीक है ना। इंटरसेप्ट कितना है मेरे पास, ये वैल्यू है आई नॉट के बराबर। तो इसमें से कॉमन हम निकालेंगे तो आई नॉट आ जाएगा, और अंदर बचेगा 1 माइनस टी बाई टी नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इस केस के लिए जो करंट का एक्सप्रेशन होगा वो हमारे पास ये बनेगा। अब तीसरा इसने पूछा, ये किसी कंडक्टर के लिए लिखा गया है, ठीक है ना, ये सवाल है, ठीक है ना। पूरा सवाल मैं नहीं लिखूंगा, देखो आगे चल के, अभी तो मैं सिर्फ जनरली केसेस डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई करंट के साथ हम कैसे कैसे केसेस देखने को मिल सकते हैं। तो करंट के कुछ सवाल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से एक सवाल ये भी था, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि अब मैंने करंट बता दिया, चार्ज बता दिया, अब बारी है हीट डिसिपेशन की। तो हीट डिसिपेशन को हम इधर ही निकाल देते हैं, इधर बता देते हैं। मान लो कि हमारे पास ये कंडक्टर था जिसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस उसका R है। तो हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होगा, H = I² R इंटू में T। और पूरी हीट को हम एक साथ नहीं निकालेंगे, तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो हीट निकलेगी दैट विल बी DH = I² R इंटू में DT। और टोटल हीट के लिए हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला ये होता है, तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हीट इस कंडक्टर में कितनी होगी, DH = I² R इंटू DT। अगर मैं टोटल हीट निकालना चाहता हूं तो मुझे दोनों तरफ क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो DH का तो आ गया H, और यहाँ पर I की वैल्यू मैंने निकाल ली है, वो I की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो I नॉट, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो I नॉट स्क्वायर R, और इसका भी हो जाएगा 1 माइनस टी बाई टी नॉट, इस सारे का होल स्क्वायर और इंटू में dt। तो h बराबर आ गया हमारे पास I नॉट स्क्वायर R, और इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, 1 माइनस टी बाई टी नॉट, इस सारे का होल स्क्वायर और इंटू में dt, ये बन गया। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट में कहाँ से कहाँ लगा दूं बेटा, 0 से t नॉट, क्योंकि ये ग्राफ है वो वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ, 0 से t नॉट वेरी कर रहा है। तो मैंने लिमिट लगा दी 0 से कहाँ बेटा, t नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा I नॉट स्क्वायर R।
अब इसका इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है, तो इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए हमने थोड़ा सा पढ़ रखा है इंटीग्रेशन को, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं लेट कर लूँ कि हमारे पास जो ये आई 1 माइनस टी बाई टी नोट है, 1 माइनस टी बाई टी नोट है, ये मैं मान लूँ बेटा z के बराबर। इंटीग्रेट करोगे तो माइनस डी टी, 1 का 0, डी टी का डी टी, और ये टी नोट उधर चला जाएगा तो डी जेड और इंटू में टी नोट, तो टी नोट इंटू में डी जेड और ये माइनस और ये डी टी, ये बन जाएगा। तो मेरे पास डी टी की वैल्यू आ गई है माइनस टी नोट इंटू में डी जेड, और इस सारे को मैं लिख सकता हूँ z के बराबर, ये मैंने लेट किया है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 से टी नोट, इस सारे को मैं मान लूँ z के बराबर z स्क्वायर, और डी टी की जगह लिखूंगा मैं माइनस, इस डी टी की जगह मैं क्या लिखूंगा माइनस टी नोट इंटू डी जेड, तो माइनस बाहर आ जाएगा, टी नोट भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी जेड। अब ये इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व हो सकता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस आई नोट स्क्वायर आर और इंटू में टी, जेड का इंटीग्रेशन करेंगे जेड 3/3 इज इक्वल टू 0 से लिमिट टी नोट, और ये आ गया। सॉल्व करते हैं, देखो तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को। तो जो हीट डिसिपेशन है मेरे पास इस केस में वो ये बन जाएगी, यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो h बराबर माइनस का आई नोट स्क्वायर आर इंटू में टी नोट और z, ये तीन भी बाहर ले लो, और z की वैल्यू है इसके बराबर, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 माइनस टी बाई टी नोट, इस सारे का क्यूब, और इस पर लिमिट, इस सारे पर जो लिमिट है वो लिमिट कितनी है बेटा 0 से टी नोट। तो एक बार आपको t की जगह टी नोट लिखना है, एक बार t की जगह 0 लिखना है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ आई नोट स्क्वायर आर इंटू में अपॉन में 3 इंटू में टी नोट, 1 माइनस t की जगह एक बार हमें रखना है टी नोट, तो t की जगह टी नोट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस टी नोट बाई टी नोट का क्यूब माइनस 1 माइनस टी की जगह एक बार 0। देखो इस t की जगह हमें लिमिट पुट करनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर z को माना है इसके बराबर, वैल्यू हम z की इसमें पुट करेंगे, तो z का स्क्वायर है, इंटीग्रेट करने पर ये क्या आ जाएगा z क्यूब बाई 3, z 3 को मैंने बाहर ले लिया और z की वैल्यू यहाँ रख दी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी 0 से टी नोट, तो मैंने वो रखी है 0 से टी नोट, तो t की जगह एक बार टी नोट और t की जगह एक बार 0, तो 0 ये 0 ही आ जाएगा सारा, इस सारे की। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस आई नोट स्क्वायर आर बाई 3 और इंटू में टी नोट, यहाँ से क्या बचेगा भाई हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा 1, क्या बचेगा 1, और 1 माइनस और ये तो 1, और आंसर हमारे पास ये बन गया 0। तो ये तो 0 नहीं आएगा, टी की जगह एक बार हमें टी नोट लेना है और टी की जगह एक बार हमें 0 लेना है, तो ये सारा तो 0 हो गया, और सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, तो t की जगह एक बार हमने रखा, तो ये सारा हो गया 1 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 0, और ये बचेगा यहाँ से 1, ठीक है ना, ये बचेगा। तो इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दैट विल बी आई नोट स्क्वायर आर टी नोट और डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा 3, ठीक है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड हीट डिसिपेशन इन दिस टॉपिक, ठीक है ना। एक बार मैंने t की जगह टी नोट रखा है, एक बार t की जगह 0 रखा है, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने टी नोट से टी नोट करके यहाँ 1 ही मान लिया था, तो ये बचेगा यहाँ से 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, 0 के पावर 3 वो 0 ही आएगा, और यहाँ 1 की पावर 3, क्योंकि यहाँ t की जगह एक बार मैं 0 रखूंगा तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, दिस इज द रिक्वायर्ड हीट डिसिपेशन, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है, एक तो ये हीट का है। अब कुछ जो फॉर्मूले हमारे पास बनते हैं, एक दो फॉर्मूले और हैं, जैसे चार्ज के ऊपर, करंट के ऊपर। देखो एक क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई मेरे पास कोई एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो मान लो किसी v वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, किसी v वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, तो बताओ इसके रेडियस r है और वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, और बताओ कितना करंट फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर, देखो एक छोटी सी चीज यहाँ और समझो, जैसे ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, अब कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे ही हम कोई फील्ड अप्लाई करते हैं, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की,
जैसे मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह मूव करना शुरू करेंगे, और जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो हमने 10th में पढ़ी है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ जाती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो एक बात अभी हम इसको और आगे डिस्कस करेंगे करंट को, कि करंट ये इसमें फ्लो कैसे हुआ, ठीक है ना, करंट की वैल्यू हमें कैसे मिली इसमें, ठीक है ना। क्योंकि देखो किसी भी कंडक्टर के अंदर एक छोटी सी बात और मैं तुम्हें यहाँ बता दूँ, जैसे कि कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर से जब कोई करंट फ्लो करता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर करंट डिपेंड नहीं करता है, करंट हर जगह वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। वो इसलिए होती है क्योंकि जब करंट कंडक्टर के अंदर जो करंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं, ये हमें पता है। तो जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से उस वायर पर सेटअप हो जाती है, क्योंकि जैसे ही उस कंडक्टर के अंदर मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में थे, किसमें थे बेटा, रैंडम मोशन में, इस तरह से मूव कर रहे थे इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ था स्ट्रेट लाइन, कैसा पाथ था भाई, स्ट्रेट लाइन पाथ था। और ये सारे के सारे किस में मूव कर रहे थे बेटा, थर्मल वेलोसिटी के साथ, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर थे। ये कंडक्टर किस पर था, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन ने जो वेलोसिटी अटेन कर रखी थी ना, वो कितनी थी बेटा, वो थी थर्मल वेलोसिटी। और थर्मल वेलोसिटी की वजह से जो करंट हमें इस बॉडी में नहीं मिल रहा था, वो इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि करंट है ना वो थर्मल वेलोसिटी से नहीं मिलता है, क्योंकि एवरेज थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन, सपोज मैंने कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर लिया, तो जितने इलेक्ट्रॉन, जितने चार्ज कैरियर इस क्रॉस सेक्शन के इस एंड से उस एंड जाएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन इधर से उधर आ जाएंगे। तो जो नेट एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, नेट एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो थर्मल वेलोसिटी की वजह से नहीं मिलेगा, वो क्या मिलेगा बेटा हमें, जीरो। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर, इतना हम डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अभी हम सिंपल से एक बात करते हैं कि भाई हमने ये पढ़ा है 10th क्लास तक कि भाई इलेक्ट्रॉन, जैसे हम कंडक्टर को हम चार्ज सोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जिससे हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करना शुरू करेंगे, और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हो जाएगी। तो अभी जो सवाल है हमारे पास, हम उस पर डिस्कशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है, कन्वेंशनल करंट उसके अपोजिट चलता है। तो मैंने मान लिया कि करंट है ना वो इधर चल रहा है, मुझे इस करंट की वैल्यू पता करनी है, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो मुझे एक तो चार्ज पता करना है, तो चार्ज तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, दैट विल बी ई, और मुझे निकालना है टाइम कि ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला है और यहाँ से घूमकर वापस ये आएगा, और इसने कितना टाइम ले लिया बेटा, टी। इसकी वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, v। तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या स्पीड, सॉरी स्पीड है वो हमारे, हमने इसकी v मानी है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2πr और अपॉन में v। तो टाइम की वैल्यू जो मैं इसमें पुट करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2π × v। तो ये करंट के जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो आएगा ev अपॉन में 2πr। तो कई बार ये सवाल आ जाता है, ये 3rd यूनिट में भी यूज होगा कि जब हम एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, जहां बोर मैग्नेट्रॉन पढ़ाया जाता है वहां पर ये बात बताई जाएगी दोबारा से कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, उस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट पैदा होगा, उस करंट की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, ev अपॉन में 2πr, ठीक है ना। एक ये सवाल है हमारे पास। और देखो इसमें अब, क्योंकि मैंने बताया कि करंट है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी बेटा, तो बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है करंट डेंसिटी। क्या कहता है करंट डेंसिटी, देखो एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं करंट, और एक होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि करंट है, व्हाइल करंट इज ए स्केलर, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये दरअसल कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है एक पॉइंट की, ना कि पूरे कंडक्टर की। दरअसल हम करंट डेंसिटी को किसी पॉइंट के रिगार्डिंग देखते हैं, ठीक है, ना कि पूरे सरफेस एरिया के रिगार्डिंग। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, जैसे मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके जो स्मॉल एरिया एलिमेंट को मैं कंसिडर कर लूँ, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लूँ, और उस एरिया एलिमेंट के किसी पॉइंट पर अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये एरिया एलिमेंट क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर। क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर बन जाएगा। तो जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है ना वो दरअसल
इस नॉर्मल की डायरेक्शन के रिगार्डिंग ही होगी। तो इसकी जो डेफिनेशन वो ये कहती है कि करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये पॉइंट की डायरेक्शन में, मतलब उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के रिगार्डिंग होगी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन, जो डायरेक्शन चार्ज की, ये मतलब जो करंट की डायरेक्शन है ना उसकी डायरेक्शन की ही अलोंग होगी। करंट पर यूनिट एरिया थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट normal to the direction of current flow, जो ये करंट पर यूनिट, मतलब जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है ना वो जे कैप के अलोंग, इस यूनिट वेक्टर के अलोंग होगी, ठीक है ना। दैट मीन्स जे इज इक्वल टू इस छोटे से एरिया एलिमेंट से करंट छोटा पास आउट होगा और एरिया डी ए, और क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और करंट और एरिया तो स्केलर है, लेकिन जिस जे वेक्टर की डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर के अलोंग होगी, दैट मीन्स दैट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। तो ये हमारे पास करंट डेंसिटी बनेगी। इसको वेक्टर, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो डी आई अपॉन में क्या बन जाएगा, डी ए। यहाँ से इसकी यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट क्या बनेगी बेटा इसकी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या बनेगी इसकी यूनिट, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बन जाएगा हमारे पास AL-2, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो ये वाला जो कंडीशन हमने करंट डेंसिटी की निकाली उसमें हमने ये माना कि जो कंडक्टर है ना वो यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म। अगर मान लो कंडक्टर का जो एरिया है वो यूनिफॉर्म ना होकर इस तरह से, कंडक्टर को मैंने ऐसे काट दिया लाइक दिस, अब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म ना होकर वो चेंज हो गया है थोड़ा सा, इस तरह से। अब मैंने करंट दिखाया आई, इस पॉइंट के ऊपर मैंने यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया। यूनिट वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब जो डीए की डायरेक्शन होगी, डीए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इसी के अलोंग होगी, और हमें पता है कि जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन के अलोंग ही होती है। करंट की डायरेक्शन इधर है तो इसका मतलब जे वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी। अब यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो डीए का कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पर, इफ इट मेक एन एंगल थीटा दैट विल बी कंपोनेंट इज डीए कोस थीटा। तो इस केस के लिए जो हमारे पास करंट डेंसिटी लिखी जाएगी दैट विल बी डी आई अपॉन में डी ए कोस थीटा। अगर मुझे टोटल करंट निकालना है तो डी आई इज इक्वल टू जे डी ए कोस थीटा, और टोटल के लिए ये तो स्मॉल करंट है, स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए, टोटल के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, इधर लिख रहा हूँ देखो, आई डी आई का इंटीग्रेशन तो आई हो गया, और इधर बन गया जे डी ए कोस थीटा, दैट कैन बी रिटन एज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस तरह से हम इसको करंट डेंसिटी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है भाई। अब देखो अगला जो टॉपिक है ना वो हमारे पास रिलेशन है किसका, ये तो करंट डेंसिटी की। अब हम करंट डेंसिटी का रिलेशन देख सकते हैं करंट के साथ, हमने देखा। तो अब एक छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि अगला जो टॉपिक है ना वो हमारे पास कंडक्टर के रिलेटेड ही है, कंडक्टर से रिलेटेड है। और अगला जो टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में हम जानते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। एट रूम टेम्परेचर दे आर मूविंग विद थर्मल वेलोसिटी, ठीक है ना, क्योंकि थर्मल टेम्परेचर के रिगार्डिंग, ये रूम टेम्परेचर के रिगार्डिंग इनमें थर्मल एनर्जी आ जाती है। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें पड़ी है, एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास 3/2 kBT। और अगर मैं यहाँ से इसकी वेलोसिटी निकालूं कि इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कितनी होगी रूम टेम्परेचर पर, तो kBT, 2 से 2 कट गया तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 3 kBT/m। ये जो वेलोसिटी आई है इस वेलोसिटी को हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी। और जब मैं रूम टेम्परेचर पर बात करूंगा, एट रूम टेम्परेचर
एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जब हम इसकी बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन, तो इस V की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लगभग अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो इनकी मोशन की वजह से करंट क्यों नहीं मिलता है, सबसे मेन फैक्टर ये आ जाता है। करंट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये मूव कर रहे हैं थर्मल वेलोसिटी की वजह से, और थर्मल वेलोसिटी की वजह से कभी भी करंट नहीं मिल सकता है। उसका कारण है क्योंकि इन सभी इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी वो हमेशा होगी बेटा 0, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि करंट हमें तभी मिलेगा जब वो किसी इंटरवल टाइम में क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास आउट होगा। तो अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन इसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसके इधर आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और मतलब उनकी वेलोसिटी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है कि करंट है ना वो हमें कभी भी थर्मल वेलोसिटी से या थर्मल टेम्परेचर की वजह से नहीं मिलता है। कारण है उसका क्योंकि इनकी सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, मान लो वी एवरेज हमेशा क्या होगी बेटा 0, क्या होगी 0। एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इज 0। दैट्स व्हाई कभी भी रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मौजूद है उनकी वजह से हमें कभी भी नहीं मिलती है करंट की वैल्यू। लेकिन अगर मैं इस कंडक्टर को किसी सोर्स से अप्लाई कर दूं, किससे अप्लाई कर दूं, सोर्स से, लो जी सोर्स अप्लाई कर दिया हमने, अब क्या होगा जरा देखते हैं। जैसे मैं इसको सोर्स से अप्लाई करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉन के एक एंड से कहाँ भागेंगे बेटा, दूसरे एंड की तरफ, क्योंकि उन पर एक फोर्स लगेगी। तो मैंने माना कि कोई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये वाला एंड है वो लोअर पोटेंशियल पर है, दैट विल बी हायर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल पर है और लोअर पोटेंशियल पर है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, दे विल गेट एक्साइटेड, क्योंकि वो एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही वो एक्सेलरेट करेंगे इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि जब तक, अब देखो यहाँ इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई नहीं की थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ 0 थी, तो पाथ कैसा था, सभी चार्ज पार्टिकल का स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस इलेक्ट्रॉन को अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व पाथ फॉलो करते हुए जाएगा, लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है ना, मतलब जिगजैग पाथ इस तरह से फॉलो करता हुआ जाएगा। कर्व पाथ, पैराबोलिक पाथ बोल दो, कर्व पाथ बोल दो, तो इस तरह का वो पाथ फॉलो करते हुए जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी तो ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। जब वो एक्सेलरेट करेगा तो या तो वो अपने सेल्फ एटम से जाके टकराएगा या लैटिस से जाके टकराएगा, और वो ट्रेवल करेगा क्या बेटा, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ठीक है ना। जैसे कोई सामने इसके जैसा कोई इलेक्ट्रॉन होगा उससे जाके टकराएगा, क्योंकि जैसे ही फोर्स इस पर लगेगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एक्साइट होकर आगे भागेगा अपने जैसे किसी भाई से टकराएगा और एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। एनर्जी जैसे ही लूज करेगा तो ऑब्वियसली बात है दोबारा से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसे लगातार अप्लाई हो ही रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको लगातार मिल रही है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड उसको दोबारा मिलेगी वो फिर एनर्जी गेन करेगा, लेकिन वो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और टकराकर अपनी एनर्जी को फिर लूज कर देगा सेल्फ एटम से या सेल्फ लैटिस से, ठीक है ना। तो जैसे ही वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, इस दौरान वो थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़ रहा है ना। जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरे को एनर्जी मिली, मैं यहाँ आके जिसे एटम से टकराया, टकराते ही मैं थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ूंगा ना, हल्का सा तो आगे आऊंगा। तो वो धीरे धीरे किसी न किसी वेलोसिटी से एक एंड से दूसरे एंड की तरफ वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो थर्मल वेलोसिटी से करंट नहीं दे पा रहे हैं, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन करंट की वैल्यू नहीं बता पा रहे थे, तो इसका मतलब ये कोई ना कोई वेलोसिटी से तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे होंगे ना। तो वो वेलोसिटी कौन सी होगी, वो वेलोसिटी कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे सेल्फ एटम से या लैटिस से जाके टकराएंगे, टकराते के साथ ही वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे, लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बहुत स्मॉल वेलोसिटी के साथ। उसी मिनिमम वेलोसिटी को हम कहेंगे इस इलेक्ट्रॉन की या इन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये दरअसल वो मिनिमम वेलोसिटी है विच इज एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, which is acquired by an electron. The minimum velocity
minimum velocity acquired by electron in presence of electric field with which electron get drifted from lower potential to higher potential। ठीक है ना, ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है, बाय एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर हमने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके अंदर है, वो मूव करेगा, तो ऐसा ऐसा वो मूव करते हुए अपनी एनर्जी लूज करेगा, लेकिन फिर भी वो हल्का हल्का सा आगे बढ़ता रहेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन ने जो मिनिमम वेलोसिटी एक्वायर कर ली है, दैट मिनिमम वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से डिनोट किया जाता है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है बेटा 10 की पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो एवरेज थर्मल जो हमारे पास थर्मल वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन की, वो तो होती है 10 की पावर 5, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है 10 की पावर माइनस 4। ये बात समझ में आई? क्योंकि एवरेज थर्मल वेलोसिटी रूम टेम्परेचर की वजह से थी, जिसकी वजह से वो वैल्यू इतनी हाई होती है, और सभी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, लेकिन वो सभी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में उसी वेलोसिटी से भागते हैं, और जब उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकाली जाती है, एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है, तो वो आंसर क्या आता है? 0। क्योंकि वो जब किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो नेट रिजल्टेंट नेट चार्ज की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 0। ठीक है ना, या उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी? 0, जिसकी वजह से हमें कोई भी करंट की वैल्यू नहीं मिल पाती। लेकिन फील्ड अप्लाई करने पर हमें ये देखने को मिलता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन ने एक्वायर की है, इस पर कोई फोर्स लगी होगी तभी वो मूव करी होगी। तो फोर्स किसके बराबर होगी बेटा? F बराबर QE, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -EE। ठीक है ना, और फोर्स को हम ma लिख सकते हैं, तो A की वैल्यू क्या आ गई? -EE डिवाइडेड बाय m। ये वो एक्सेलरेशन है, इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर होती है? A बराबर dv/dt। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ गया, तो dv की वैल्यू किसके बराबर आ गई? A इंटू में dt। ये है स्मॉल वेलोसिटी स्मॉल टाइम में। टोटल के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी? 0। बाद में कितनी अटेन हुई? vt। उस समय टाइम शुरुआत में 0 था, और बाद में टाइम कितना हो गया? टो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा रिलैक्सेशन टाइम। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलैक्सेशन टाइम को। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, टकराएगा, एनर्जी को लूज करेगा, फिर दोबारा टकराएगा, फिर एनर्जी को लूज करेगा, तो कोई ना कोई जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो दरअसल कहलाएगा मीन फ्री पाथ, है ना, या जिसे मीन डिस्टेंस भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो मीन फ्री पाथ कहेंगे या मीन डिस्टेंस कहेंगे जो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, द पाथ ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। और उस मीन फ्री पाथ के दौरान जो उसका एवरेज टाइम पीरियड होगा, उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ से जो वेलोसिटी है, और ये शुरुआत में वेलोसिटी का मतलब कौन सी वेलोसिटी है बेटा? थर्मल वेलोसिटी। vt लिख देता हूँ इसको। शुरुआत में एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी v एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, वो कितनी है? 0। शुरुआत में जब मैंने इसको बैटरी से नहीं जोड़ा था, तो उस समय उसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 थी। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करूंगा, इट विल बी एक्सेलरेटेड, और इलेक्ट्रॉन्स कौन सी वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन कर लेगा। तो उसके बाद dv का इंटीग्रेशन तो आ गया हमारे पास किसके बराबर? v के। लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से vd। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ हम लिख सकते हैं, कितनी आई बेटा? e और -EE/m। इंटीग्रेशन देखो, एक्सेलरेशन तो EE/m है, ये कांस्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन dt का होगा। dt का इंटीग्रेशन आ गया t, लिमिट 0 से टू, तो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट विल बी vd। vd -0 vd आएगा, और ये हो गया -EE/m, और यहाँ पर t की जगह 1 t की जगह 0, तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, वो क्या आ गया बेटा? vd = -EE डिवाइडेड बाय m। ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पर कुछ केसेस हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके बराबर आई है बेटा? -EE डिवाइडेड बाय m। और हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है, I = V/L। अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को L मान लूँ, तो इन दोनों एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, वो हमारे पास E बराबर V बराबर किसके बराबर? V पोटेंशियल डिफरेंस, लेंथ L है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो E की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V/L, दैट विल बी ml × τ
ये आ गई VD हमारे पास, ये क्या आ गई VD, ये VD की वैल्यू आई है। और इससे हमें ये पता लगा, बोर्ड में एक सवाल आता है कि VD है ना वो लेंथ की क्या है बेटा इनवर्सली, किसी कंडक्टर की लेंथ को आधा कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके इनवर्स ले, तो लेंथ आधा करोगे तो ये डबल हो जाएगी, ये डबल करोगे तो ये आधा हो जाएगी। इस तरह के सवाल इस पर पूछे जाते हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है भाई। देखो इसके बाद आगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने ये पढ़ा कि जो वेलोसिटी अटेन करता है एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, क्या होती है, बहुत ही छोटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी के अंदर में। तो यहाँ से एक रिलेशन हम निकालते हैं। रिलेशन किसके बीच में बेटा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, आई और वीडी के बीच में एक रिलेशन आता है। मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर हमने कोई बैटरी जोड़ दी, कंडक्टर की लेंथ हमने L मान ली और कंडक्टर का एरिया मैंने A कंसिडर कर लिया, ठीक है भाई। और जैसे ही मैं की इंसर्ट करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्लोइंग अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। मुझे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन देखना है। अब हमें पता है कि भाई जो करंट का फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, Q/T, है ना, जनरल फॉर्मूला हम लिख देते हैं। तो I = Q/T हम ये जानते हैं। अब चार्ज नहीं पता क्योंकि इस कंडक्टर में कितना चार्ज है, तो मैं लेट कर लूँ कि यहाँ पर जो स्मॉल n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम को। तो भी चार्ज है वो क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है, तो Q = n, n यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम को। तो n किसके बराबर हो जाएगा, n = n टू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्रॉस सेक्शनल वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल वॉल्यूम किसके बराबर होगी, एरिया इंटू लेंथ के बराबर होगी। तो n की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, NaL × E, n की वैल्यू मैंने उठाकर यहाँ रख दी इसमें। और उसके बाद टाइम, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके एक एंड से दूसरे एंड पर जाएगा वो L लेंथ ट्रेवल करेगा, कितनी लेंथ ट्रेवल करेगा, L, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो स्पीड का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और वो जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो L डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके जाएंगे इस कंडक्टर का। तो इसका मतलब टाइम की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ से टाइम निकाल लेंगे तो T किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, L/VD, VD ऊपर चला जाएगा, L से L कट गया। तो I का जो रिलेशन हमारे पास बना वो आया NEA × में VD। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ये करंट और ड्रिफ्ट का रिक्वायर्ड रिलेशन है जिसमें N रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, कैरियर कंसंट्रेशन को, या n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये तीनों नाम ही इसी के हैं, ठीक है। अब इस रिलेशन को कुछ अलग अलग मेथड से लिखा जाता है। देखो जरा, I की वैल्यू किसके बराबर होती है, NEA × में VD। VD की वैल्यू हम जानते हैं किसके बराबर निकाली बेटा, E/m। यहाँ रख दो जरा, E/τ डिवाइडेड बाय m, दैट इज इक्वल टू NE² A/τ × E डिवाइडेड बाय m, और ये हो गया I। और E को मैं क्या लिख सकता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने रख दी, और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बेसिकली मैं ये लिख रहा हूँ, E की वैल्यू भी पुट कर दी। तो मैं ये वैल्यू पुट कर दूं बेटा सीधी, तो ये वैल्यू हम इसमें सीधी पुट करेंगे, तो E की जगह हम रख देंगे इसमें V/L। तो जब मैं इसमें रखूंगा तो ये V और ये हो गया L। V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखें। तो ये जो चीज हमारे पास बन गई है, इसके अंदर एरिया को नीचे ले आऊं, ठीक है ना, इससे 2-3 रिलेशन बन जाएंगे बेटा। देखो इससे 2-3 रिलेशन बन जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये वैल्यू रख दी, तो यहाँ से क्या बन गया, I = V, और ये जो सारी चीज है ये बन जाएगी 1/R के बराबर। तो I = ये किसके बराबर हो गया, V = IR। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ये बना है बेटा हमारे पास। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना, ML/में NE² τ × A। आगे चल के हमने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस का, R = ρL/A। तो ये जो तुम इसको जब इससे कंपेयर करोगे तो ये जो चीज आएगी हमारे पास, ये किसके बराबर आएगी बेटा, रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी का एक और फॉर्मूला हमारे पास बन गया, दैट विल बी M/में NE² × τ, है ना। इन चीजों को ध्यान रखना, आगे वैसे हम पढ़ाएंगे, बट अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक तरह से ये जो चीज मैंने तुम्हें बताई है ना कि करंट के बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पुट कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लिख दिया V/L, जिससे मैंने ओम्स लॉ को प्रूव कर दिया। ये एक तरह से ओम्स लॉ का प्रूफ है, और ओम्स लॉ ऑब्वियस सी बात है बहुत बेसिक लॉ है, तो वो तुम्हें पता होगा क्या होता है। V = IR, I की वैल्यू
जो आर की वैल्यू वो ये आई है। यहाँ से मुझे पता लगा कि जो इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो रेजिस्टिविटी में हमें ये पता लगता है कि ये डायमेंशन इंडिपेंडेंट होती है, इसमें लेंथ और एरिया का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, इसलिए रेजिस्टिविटी को हम कहते हैं कि ये डायमेंशन इंडिपेंडेंट होती है ना, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। अब देखो एक और चीज यहाँ से मिलेगी हमें इसी रिलेशन से, ध्यान से देखो दो तीन चीजें हैं। एक रिलेशन तो इस फॉर्मूलेशन में मिला ओम्स लॉ का डिडक्शन, दूसरा इससे देखो एक और क्या मिलेगा, I बराबर होता है एन ई ए वी डी, वी डी की वैल्यू रखो जरा एन ई और एरिया को नीचे ले आओ तो I बाई ए बन गया और वी डी की वैल्यू मैंने रख दी ई टो बाय एम, ई टो बाय एम, मैग्नेटिक वेलोसिटी की वैल्यू लिख दी, एरिया को नीचे ले आए तो I बाई ए क्या बन गया बेटा J, दैट विल बी एन ई स्क्वायर ई है ना टो अपॉन में एम इंटू ई, क्योंकि ये चीज है वो रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन करती है, ये रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन करती है। और रेजिस्टिविटी जो होती है वो किसके रेसिप्रोकल होती है बेटा, कंडक्टिविटी की। किसके रेसिप्रोकल होती है, कंडक्टिविटी। अगर किसी बॉडी की कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो उसकी रेजिस्टिविटी ऑटोमेटिकली घट जाती है। तो रो इज इक्वल टू 1 अपॉन में सिग्मा, तो सिग्मा किसके बराबर आ गया 1 अपॉन रो के, और रो की वैल्यू किसके बराबर है m अपॉन में n स्क्वायर इंटू टो, तो वहां पर बन रहा है ना देखो m अपॉन में n स्क्वायर इंटू टो, तो ये बन जाएगी बेटा किसकी वैल्यू सिग्मा की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर निकला है। अभी ये मिल गया, ये मिल गया। अब दूसरा एक और देखो, क्योंकि यहां से एक और फैक्टर निकल के आता है जिसे हम मोबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मोबिलिटी। मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है ना। मोबिलिटी किसे रिप्रेजेंट की जाती है, म्यू से। एक छोटा सा स्मॉल फैक्टर है, मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लिख के आ चुके हैं, वो क्या होता है ई टो डिवाइडेड बाय एम इंटू ई। तो ई से ई कट गया, तो जो मोबिलिटी है वो किसके बराबर आ गई बेटा, ई टो डिवाइडेड बाय एम। क्या आ गई मोबिलिटी, ई टो बाय एम। जिससे मोबिलिटी है ना वो मास के क्या आई है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब लेसर द मास हायर द मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन हाई मोबाइल होंगे क्योंकि उनका मास सबसे कम होगा, मास इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है, तो ये मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो ये छोटे छोटे सवाल भी एग्जाम्स में, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मोबिलिटी है वो मास के इनवर्सली होती है। मोबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है, यूनिट तो यहाँ से निकाल ही सकते हैं, मीटर पर सेकेंड और ये वोल्ट पर मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। करंट का ये रिलेशन है, करंट से ही मैंने ओम्स लॉ को डिडक्ट किया जो यहाँ पे बन गया है, और इसी फॉर्मूले से मैंने क्या निकाला है, जे बराबर सिग्मा ई। ठीक है बेटा, एक रिलेशन हमारे पास ये बना है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमारे पास क्या बनता है, तो हम बात कर रहे हैं ओम्स लॉ की। जरा एक बार ओम्स लॉ पर आ जाते हैं। क्या कहता है ओम्स लॉ, जब हम किसी कंडक्टर को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से या किसी बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं, किसी सोर्स से अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, इलेक्ट्रॉन इस तरफ से जाएंगे, करंट इज ग्रोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हमें पता है। तो ओम्स लॉ ने कहा कि भाई किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, है ना, कि जो इन दोनों एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा ना, उस पोटेंशियल डिफरेंस के इस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। When we open this proportionality sign, a constant will be arise. This constant is known as resistance. इस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया बेटा, रेजिस्टेंस। और इस फॉर्मूले से हमारे पास दो ग्राफ बन के आएंगे, एक तो V और I का ग्राफ होगा। किसका ग्राफ होगा, V और I का। V और I का ग्राफ देखेंगे तो हमें R मिल जाएगा, मतलब एक तरह से स्लोप है ना, इस केस में जो स्लोप है वो R के बराबर होगा। इसका मतलब हायर द स्लोप हायर द रेजिस्टेंस, हायर द स्लोप हायर द रेजिस्टेंस। लेकिन अगर यही ग्राफ हम किसके बीच में बनाते हैं, I और V के बीच में बनाते हैं, तो I और V का ग्राफ क्या देगा हमें 1 अपॉन R। तो इसका मतलब इसमें स्लोप किसके बराबर होगा, 1 अपॉन R के। तो हायर द स्लोप लेसर द रेजिस्टेंस। इस पे छोटा एक सवाल है एग्जाम में आता है इस तरह से कि भाई मान लो हमारे पास दो क्वांटिटी है, ये A और B, जिसमें ये ग्राफ दे दिया बेटा I और V के बीच में। अब हमें पता है कि I और V का ग्राफ जो होता है वो 1 अपॉन R होता है। तो इसमें सवाल वो ये पूछेगा कि भाई which one have high resistance, which one have high resistance, और ठीक है ना, या टेम्परेचर भी पूछ सकता है। तो रेजिस्टेंस किसका हाई होगा, क्योंकि ये ग्राफ
आई और वी के बीच में है तो स्लोप हो गया बेटा 1/r। रेजिस्टेंस उसी का आई होगा जिसका स्लोप सबसे कम होगा। स्लोप एंगल देख लो, एंगल किसका कम है बेटा, स्लोप किसका कम है, बी का। तो बी है, बी की वैल्यू का रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई। ठीक है, बी का रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई, क्योंकि इसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे, हायर द स्लोप लेसर द रेजिस्टेंस, हायर द रेजिस्टेंस लेसर द स्लोप। इन दोनों ग्राफ्स में से किसका स्लोप सबसे कम है, बी का स्लोप सबसे कम है, इसलिए इसमें ये वाला केस निकल के सामने आएगा। तो यहाँ पर हमें एक क्वांटिटी का पता लगा, ओम्स लॉ में एक नई क्वांटिटी का पता लगा जिसे हम क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस। क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है ना। रेजिस्टेंस क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये एक तरह से प्रॉपर्टी है बेटा। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर या प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। अभी तो हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं क्योंकि ओम्स लॉ जो था वो कंडक्टर के ऊपर ओमिक डिवाइस पर लगने वाला लॉ है। ये ओम्स लॉ जो फॉलो करती हैं उनको ओमिक डिवाइस बोलते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती वो नॉन ओमिक डिवाइस होती है ना। तो नॉन ओमिक डिवाइस में जैसे सेमीकंडक्टर होते हैं, कंडक्टर्स में ओम्स लॉ ओमिक डिवाइस आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की, किसी बॉडी की, बाय वर्च्यू ऑफ विच current should be opposed, या flow of charge should be opposed। तो flow of charge का मतलब करंट ही है। रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंस है वो तीन चीजों पर होती है, टेम्परेचर पर, ठीक है भाई, और किस पर डिपेंड करेगा, डायमेंशन पर, और किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पर, और किस पर डिपेंड करेगा बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल पर। इन तीन चीजों पर ये डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डिपेंडेंस कैसे होगी, क्योंकि मैंने अभी इससे पीछे वाले टॉपिक में ओम्स लॉ का डिडक्शन पढ़ाया था जिसमें हमने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा। वो क्या था हमारे पास, ml अपॉन में ne स्क्वायर टो इंटू ए। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि रेजिस्टेंस है ना वो रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मान लो किसी कंडक्टर का हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑब्वियस सी बात है जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ये इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से यहाँ पहुंचेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर कि रेजिस्टेंस है ना वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हमने ये मान लिया, मैं लेट कर लूँ, ठीक है ना, जिसे हम वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस कह देते हैं बेटा, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन निकालेंगे देखो, ठीक है ना। मैं लेट कर लूँ कि मेरे पास कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R0 है और उस पर टेम्परेचर कितना है बेटा, T1, और जब ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर T1 से T2 हो गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, R। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंडेंट है, और थर्मल एक्सपेंशन में हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो डेल्टा L है वो किसके बराबर होता है, L अल्फा डेल्टा T, है ना। तो यही चीज इसमें लागू हो जाती है रेजिस्टेंस में लागू होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो बराबर होगा किसके बराबर, R0 अल्फा डेल्टा T, R0 अल्फा डेल्टा। सेम वैसा का वैसा ही फॉर्मूला बनता है इसमें, क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं आता है, ये न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा, और एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं और जेई वगैरह के अंदर भी ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो डेल्टा आर है ना वो किसके बराबर होगा, R0 अल्फा डेल्टा T। डेल्टा आर का मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस, दैट विल बी R माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा डेल्टा T। अगर मैं R0 को उधर लेके जाऊंगा तो R बराबर R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा T, ये बन जाएगा बेटा। R0 की वैल्यू को हम बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं कई बार, और जो अल्फा है वो यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट है जिसकी यूनिट पर डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है, पर डिग्री सेल्सियस। तो इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अब वापस आ जाओ रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली है, एरिया के इनवर्सली है। व्हेन वी ओपन दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, ए कांस्टेंट विल बी अराइज। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं कांस्टेंट को, रेजिस्टिविटी। ये हमारे पास बनता है, ठीक है। अब देखो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, रेजिस्टिविटी के ऊपर भी, रेजिस्टेंस के ऊपर भी, है ना।